हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सबका दिव्या मैम की साइंस क्लास में। तो बच्चों, चैप्टर 3 चल रहा है हमारा, और चैप्टर 3 में आपने मेरे साथ पढ़ा ही होगा। पिछली बार हमने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का पढ़ा था। अब आगे 3.2 परमाणु क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग मेरे साथ साथ पढ़ भी रहे हो और पढ़ाई में पूरा इंटरेस्ट ले रहे हो। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज का पाठ। क्या आपने कभी किसी इमारत की दीवार बनते देखी है? इन दीवारों से एक कमरा एवं कई कमरों के समूह से एक इमारत निर्मित होती है। उस विशाल इमारत की रचनात्मक इकाई क्या है? किसी बाम्बी की रचनात्मक इकाई क्या होती है? यह रेत का छोटा सा कण होता है। इसी प्रकार सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई परमाणु होती है। तो बच्चों, आपने देखा ही होगा, जब दीवार बनती है तो एक एक ईंट करके बनती है। उसी तरह से कोई भी बड़ी वस्तु बनती है, उसकी एक रचनात्मक इकाई होती है। तो सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई क्या होता है? एक परमाणु होता है। परमाणु कितने बड़े होते हैं? परमाणु बहुत छोटे होते हैं। ये किसी भी वस्तु जिसकी हम कल्पना या तुलना कर सकते हैं से भी छोटे होते हैं। लाखों परमाणुओं को जब एक के ऊपर एक चट्टे के रूप में रखें तो बड़ी कठिनाई से कागज़ की एक शीट जितनी मोटी परत बन पाएगी। यानी परमाणु कितने छोटे होते हैं जो हम आँखों से तो देख ही नहीं सकते हैं। तो परमाणुओं की त्रिज्या को वैज्ञानिकों ने बताया कि परमाणु की त्रिज्या को नैनोमीटर में मापते हैं। 10⁻⁻9 मीटर बराबर 1 नैनोमीटर। तो 1 मीटर बराबर 10⁻9 नैनोमीटर। सापेक्ष आकार, त्रिज्या मीटर में और उदाहरण। बच्चों, इस सारणी में हमें ये बताया है कि परमाणु का सापेक्ष आकार दूसरे परमाणुओं की तुलना में कितना बड़ा या छोटा होता है। जैसे 10⁻−10 जो होता है मीटर, वह हाइड्रोजन परमाणु का आकार होता है। 10⁻−9 मीटर जल के अणु का आकार होता है। 10⁻−8 हीमोग्लोबिन का अणु होता है। 10⁻−4 मीटर रेत के कण होते हैं। और 10⁻−3 मीटर चींटी होती है। 10⁻−1 सेब होता है। जब परमाणु का आकार इतना सूक्ष्म है कि हम इतने नगण्य मान सकते हैं, तो हम इसके बारे में क्यों सोचें? हम इसके बारे में इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमारा पूरा विश्व ही किसका बना है? परमाणुओं का बना होता है। चाहे हम उन्हें देख सकें, नहीं देख सकें, फिर भी वे यहाँ विद्यमान है तथा हमारे प्रत्येक क्रियाकलापों पर उसका प्रभाव पड़ता है। यानी परमाणु ऐसी वस्तु है जिसको हम देख तो नहीं सकते, लेकिन पूरा विश्व उसी से ही बना होता है। अब हम आधुनिक तकनीकों की सहायता से तत्वों की सतहों के आवर्धित प्रतिबिंबों को दिखा सकते हैं, जिनमें उपस्थित परमाणु स्पष्ट दिखाई देते हैं। अब पहले तो नहीं, लेकिन अब ऐसी तकनीक आ गई है जिसमें हम परमाणु देख सकते हैं। जैसे सिलिकॉन सतह का प्रतिबिंब है ये। 3.2.1 विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक क्या है? डाल्टन ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया। जब उन्होंने किसी तत्व के प्रतीक का प्रयोग किया तो यह प्रतीक उस तत्व की एक निश्चित मात्रा की ओर इंगित करता था, अर्थात यह प्रतीक तत्व के एक परमाणु को प्रदर्शित करता था। बर्जीलियस ने तत्वों के ऐसे प्रतीकों का सुझाव दिया जो उन तत्वों के नामों के एक या दो अक्षरों से प्रदर्शित होता था। यानी कि डाल्टन और बर्जीलियस ने क्या कोशिश करी कि जो परमाणु हैं उनका पूरा पूरा नाम, जैसे ये हाइड्रोजन है, इसको पूरा हाइड्रोजन न कह के इसका प्रतीक बना दिया H। कार्बन है, ऑक्सीजन है, आयरन है, ये सब क्या है? परमाणु है। प्रारंभ में तत्वों के नामों की व्युत्पत्ति उन स्थानों के नामों से की गई जहां वे सर्वप्रथम पाए गए। उदाहरण स्वरूप कॉपर का नाम साइप्रस से व्युत्पन्न हुआ। यानी कॉपर जो साइप्रस से मिलता था तो उसका नाम पहले सी से बनाया गया, जहाँ वो मिलते थे वैसा ही उसका नाम रख दिया। कुछ तत्वों के नामों को विशिष्ट रंगों से लिया गया। उदाहरण स्वरूप
स्वर्ण गोल्ड का नाम अंग्रेजी के उस शब्द से लिया गया जिसका अर्थ होता है पीला। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है जो तत्वों के नामों, प्रतीकों और मात्रकों को स्वीकृति प्रदान करती है। तो ये IUPAC है, इसका पूरा नाम कई बार एक प्रश्न के रूप में पूछ लेते हैं कि IUPAC का पूरा नाम बताइए। तो यह एक संस्था है वैज्ञानिकों की, अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है जो तत्वों के नाम हैं, प्रतीक हैं, मात्रक हैं, इनकी स्वीकृति प्रदान करती है। अधिकतर तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नामों के एक या दो अक्षरों से बने होते हैं। किसी प्रतीक के पहले अक्षर को सदैव बड़े अक्षर यानी कैपिटल लेटर में और दूसरे अक्षर को छोटे अक्षर में लिखा जाता है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन के लिए H, एल्युमिनियम के लिए Al, न कि Al, यानी दोनों Al बड़ा नहीं, एक A बड़ा और L छोटा। कोबाल्ट के लिए CO, न कि CO। कुछ तत्वों के प्रतीक उनके अंग्रेजी नामों के प्रथम अक्षर तथा बाद में आने वाले किसी एक अक्षर को संयुक्त करके बनाते हैं। उदाहरण के लिए क्लोरीन, जिंक इत्यादि। अन्य तत्वों के प्रतीकों को लैटिन, जर्मन या ग्रीक भाषाओं में उनके नामों से बनाया गया है। यानी कि कई बार तो पहले दो नाम ले लेते हैं अक्षर, या फिर उसमें बीच में जो दो नाम अच्छे आते हैं, जैसे क्लोरीन है इसके लिए ले लिया, प्रतीक इनके अंग्रेजी अक्षरों में से ही चुनते हैं। उदाहरण के लिए लौह का प्रतीक है Fe। अब Fe और आयरन की स्पेलिंग में कोई सिमिलरिटी नहीं है, लेकिन Fe क्या है, जो उसके लैटिन नाम फेरम से व्युत्पन्न किया गया है। लैटिन में लोहे को फेरम कहते हैं, इसलिए इसका प्रतीक भी Fe बना दिया। इसी प्रकार सोडियम का प्रतीक Na है तथा पोटेशियम का प्रतीक K है। तो Na नेट्रियम एवं कैलियम से व्युत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार प्रत्येक तत्व का एक नाम, एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होता है। तीन 3.2.2 परमाणु द्रव्यमान। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सबसे विशिष्ट संकल्पना परमाणु द्रव्यमान की थी। उनके अनुसार प्रत्येक तत्व का एक अभिलाक्षणिक परमाणु द्रव्यमान होता है। डाल्टन का सिद्धांत स्थिर अनुपात के नियम को इतनी भलीभांति समझाने में समर्थ था कि वैज्ञानिक इससे प्रेरित होकर परमाणु द्रव्यमान को मापने की ओर अग्रसर हुए। यानी डाल्टन ने जो बताए थे परमाणु सिद्धांत, उससे वैज्ञानिकों को लगा कि हम परमाणु का द्रव्यमान भी नाप सकते हैं। चूंकि एक परमाणु के द्रव्यमान को ज्ञात करना अपेक्षाकृत कठिन कार्य था, इसलिए रासायनिक संयोजन के नियमों के उपयोग और उत्पन्न यौगिकों के द्वारा सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात किया गया। क्योंकि एक परमाणु तो इतना छोटा होता है, इसको तो हम तोल नहीं सकते, तो सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात किया गया वैज्ञानिकों के द्वारा। और ये बच्चों सारणी 3.1 है। कुछ तत्वों के प्रतीकों की ये सारणी है। तत्वों के नाम है इसमें एल्युमिनियम, आर्गन, बेरियम, बोरोन, ब्रोमीन, कैल्शियम, कार्बन, क्लोरीन, कोबाल्ट। ये इनके सामने इनके प्रतीक लिखे हुए हैं। तो इनमें से कुछ जो हैं कॉमन, जिनको हम आम बोलचाल भाषा में बोलते हैं, तो उनको आप याद अवश्य कर लेना। जब कभी आप तत्वों का अध्ययन करें तो आपके संदर्भ के लिए उपरोक्त सारणी दी गई है। इस पूरी सारणी को एक बार में याद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन समय समय पर और बार बार उपयोग करते रहने से आपको ये स्वतः ही इन प्रतीकों को निर्मित करना सीख जाएंगे। यानी बार बार अगर ये प्रयोग में आएंगे तो आपको वैसे भी याद हो जाएगी। हम यहाँ पर एक यौगिक कार्बन मोनोऑक्साइड CO का उदाहरण लेते हैं, जो कार्बन और ऑक्सीजन द्वारा निर्मित होता है। ये CO है जो ये कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें दो परमाणु है, कार्बन का एक ऑक्सीजन का। प्रायोगिक तौर पर यह निरीक्षित किया गया कि 3 ग्राम कार्बन और 4 ग्राम ऑक्सीजन के संयोजन से कार्बन मोनोऑक्साइड निर्मित हुई है। दूसरे शब्दों में कहा गया कि कार्बन अपने 4/3 गुना अधिक द्रव्यमान वाले ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होती है। मान लीजिए हम परमाणु द्रव्यमान की इकाई को एक कार्बन परमाणु द्रव्यमान के बराबर मानते हैं, तो कार्बन परमाणु को
1.0 U तथा ऑक्सीजन परमाणु द्रव्यमान को 1.33 U निर्दिष्ट करेंगे। प्रारंभ में परमाणु द्रव्यमान को AMU द्वारा संक्षेप में लिखते थे, लेकिन आजकल IUPAC के नवीनतम अनुमोदन द्वारा इसको यूनिफाइड यानी U द्रव्यमान द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यानी पहले जो था परमाणु के द्रव्यमान को AMU द्वारा संक्षेप में लिखते थे, लेकिन अब पूरा AMU ना लिख के U ही लिखते हैं। तो परमाणु का जो द्रव्यमान होता है उसको, जैसे कार्बन परमाणु को 1.0 U और ऑक्सीजन परमाणु के द्रव्यमान को 1.33 U लिखते हैं। लेकिन द्रव्यमानों की इकाई को यथासंभव पूर्णांक या लगभग पूर्णांक में व्यक्त करना अधिक सुविधाजनक होता है। आगे चलकर वैज्ञानिकों ने परमाणु द्रव्यमानों की भिन्न भिन्न इकाइयों के बारे में विचार व्यक्त किए। वैज्ञानिक जब विभिन्न परमाणु द्रव्यमानों की इकाइयों के बारे में शोधरत थे, तो उन्होंने प्रारंभ में प्रकृतिजन्य ऑक्सीजन परमाणु के द्रव्यमान के 1/16 भाग को इकाई के रूप में लिया। दो कारणों से इसे सुसंगत समझा गया। यानी पहले वैज्ञानिकों ने ऑक्सीजन जो परमाणु है उसके द्रव्यमान के 1/16 भाग को इकाई के रूप में लिया। ऑक्सीजन, इसको क्यों लिया, इसके रीज़न दो थे बच्चों। ऑक्सीजन अनेक तत्वों के साथ अभिक्रिया करके यौगिक बनाता है, पहला कारण तो ये था। दूसरा कारण था कि इस परमाणु द्रव्यमान इकाई द्वारा अधिकांश तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पूर्णांक में प्राप्त होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन अधिकतर तत्वों से जुड़ जाता है और इसका जो परमाणु द्रव्यमान है इसकी इकाई के द्वारा और तत्वों का परमाणु द्रव्यमान हम पूर्णांक में प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए पहले तो ऑक्सीजन को लेते थे। जैसे हम तोलते हैं ना, कोई चीज़ को बाट के रूप में लेते हैं, तो बाट पहले ऑक्सीजन का बना रखा था। लेकिन उसके बाद तथापि 1961 में परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात करने के लिए परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन 12 समस्थानिक आइसोटोप को मानक संदर्भ के रूप में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया था। उसके बाद क्या हुआ, कार्बन 12 को हमने एक इकाई के रूप में यानी एक स्टैंडर्ड के रूप में, बांट के रूप में मान लिया कि कार्बन 12 से जो परमाणु भारी हैं वो कितने भारी हैं उससे द्रव्यमान निकालेंगे। कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में लेते हैं। कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के सापेक्ष सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान प्राप्त किए गए। बच्चों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सभी परमाणुओं के द्रव्यमान फिर कार्बन 12 समस्थानिक के मानक के रूप में, भाई उससे वो अब कितने भारी हैं और कितने हल्के हैं, उस तरह से लिए गए। कल्पना कीजिए कि एक फल विक्रेता बिना मानक भार के फल बेच रहा है। यानी मानक भार मतलब कोई बांट है, उसके पास कोई बांट नहीं है, तो वो फल बेचेगा तो कैसे बेचेगा। वह एक तरबूज लेकर कहता है कि इसका द्रव्यमान 12 इकाई है। मान लो एक तरबूज वाला वो ऐसे कह रहा है कि ये तरबूज जो है ये 12 इकाई का भारी है। 12 तरबूजी इकाई अथवा 12 फल द्रव्यमान इकाई है। वह तरबूज के 12 बराबर टुकड़े करता है तथा पाता है कि उसके द्वारा बेचे जा रहे प्रत्येक फल का द्रव्यमान तरबूज के एक टुकड़े के द्रव्यमान के सापेक्ष है, जैसा कि चित्र 3.4 में दिखाया गया है। अब वह फलों को सापेक्ष फल द्रव्यमान इकाई में बेचेगा। देखो बच्चों, जैसे ये एक तरबूज है, इसके 12 टुकड़े कर लिए, तो एक टुकड़ा है जो इन 12 में से ही एक है, तो मान लो इसके बाद दूसरे फल बेचेगा तो उसको बांट के रूप में रख लिया एक तरबूज के पीस को, बाकी उसके मानक इकाई के रूप में जैसे 2 अनार बेचेगा, 2 टमाटर, वो इस हिसाब से बेचेगा। किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात द्वारा परिभाषित किया जाता है। यानी किसी परमाणु का भार, सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान, उसको कार्बन 12 के परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात द्वारा परिभाषित कर सकते हैं। अब ये सारणी 3.2 है। ये जो ऊपर वाला मैंने अंडरलाइन कराया है, इसको ध्यान से अंडरलाइन करना, यही परमाणु द्रव्यमान की परिभाषा बन जाती है। सारणी 3.2, कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान।
तत्व है हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फर, क्लोरीन और कैल्शियम। इन सब के परमाणु द्रव्यमान बताए गए हैं। जैसे हाइड्रोजन का बताया गया है 1 U, तो कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23 और इसी तरह बाकी सबका। अब आगे बढ़ेंगे बच्चों। 3.2.3 परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं? अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते हैं। परमाणु अणु एवं आयन बनाते हैं। परमाणु कैसे रहते हैं? अणु और आयन के रूप में। ये अणु अथवा आयन अत्यधिक संख्या में पुंजित होकर यानी इकट्ठे होकर वह द्रव्य बनाते हैं जिसे हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं या छू सकते हैं। यानी कि बहुत सारे परमाणु मिलकर ही वह द्रव्य बनाते हैं जो हमें दिखाई देता है। तो बच्चों ये थी आज की क्लास। मैं आशा करती हूँ आपको आज का पढ़ाया हुआ समझ में आ गया होगा। और अब आप इतना जितना मैंने पढ़ाया है इसको रिवीजन कर लेना। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिए बच्चों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। और अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। इसी पाठ का अगला भाग लेकर फिर से आऊँगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना बच्चों। बाय बाय बच्चों।